हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब सही? वेलकम टू अजहरी क्लासेस। हम लोग ये जो सीरीज वीडियो देख रहे हैं, इसमें हम लोग आज ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग एंड सी मॉडल का एबीसीडी पैरामीटर को निकालेंगे। इससे प्रीवियस वाले में हम लोग रिसीविंग एंड सी मॉडल के बारे में देखे थे और वहाँ पे हम लोग समझे थे कि एबीसीडी पैरामीटर वहाँ पे उसका कैसा होता है, और देखे थे कि फ्रेंटी इफेक्ट उसमें कितना होता है, उसमें मतलब फ्रेंटी इफेक्ट होता है ना। उससे पहले हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का एबीसीडी पैरामीटर देखे थे, वोल्टेज रेगुलेशन देखे थे, है ना, उसमें फेरेंटी इफेक्ट देखे थे। तो इसमें भी हम लोग को मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का एक और में टाइप्स है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंडिंग एंड सी मॉडल। इससे पहले वाला में था रिसीविंग एंड सी मॉडल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को चार तरीके से बांटा गया है, जिसमें होता है सेंडिंग एंड सी मॉडल, रिसीविंग एंड सी मॉडल, नॉमिनल टी मॉडल, नॉमिनल पाई मॉडल। जिसमें से इससे प्रीवियस वाले में मैंने बताया था सेंडिंग रिसीविंग एंड सी मॉडल। इससे पहले वाले में क्या था? रिसीविंग एंड सी मॉडल। और वहां पे हम लोग देखे थे कि फ्रेंटी इफेक्ट हो रहा था, है ना। फ्रेंटी इफेक्ट किसको कहते हैं पहले समझते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। फ्रेंटी इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जब ट्रांसमिशन लाइन में लोड के साइड या तो लाइट लोड हो या तो नो लोड कंडीशन हो। मतलब कि जहाँ पे लोड होना चाहिए वहां पे लोड की कमी हो गई हो, या तो लोड है ही नहीं। लोड का कम होने की वजह से और नो लोड होने की वजह से जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है, जो क्या कंज्यूमर साइड का वोल्टेज है, वो क्या हो जाए? इंक्रीज कर जाए। कंज्यूमर साइड का वोल्टेज क्या हो जाना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। कहाँ से? जनरेशन साइड के वोल्टेज से। मतलब कि जो कंज्यूमर के पास वोल्टेज पहुंच रहा है वो वोल्टेज ज़्यादा हो जाना चाहिए सेंडिंग एंड, मतलब जहाँ जनरेशन से जो वोल्टेज निकला है उस वोल्टेज से। इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रेंटी इफेक्ट। इसके वजह से क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो जनरेट कर रहे हैं उससे क्या हो जा रहा है? ज़्यादा हो जा रहा है ना। ज़्यादा हो जाने से क्या होगा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट या डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो जनरेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा मिल रहा है, उसको यूटिलाइज भी तो करना है, यूटिलाइज नहीं हो पाएगा उसका। इसलिए जब नो लोड कंडीशन में क्या होता है? रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड से, तो उसी को क्या बोलते हैं? फ्रेंटी इफेक्ट बोलते हैं। और उसको हम लोग कंपनसेट भी करते हैं, आगे पढ़ेंगे जब हम लोग उसको कंपनसेशन में आगे देखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि एबीसीडी आज देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे आज? एबीसीडी पैरामीटर ऑफ सेंडिंग एंड सी मॉडल। सेंडिंग एंड सी मॉडल का एबीसीडी पैरामीटर निकालना है ना। फॉर किसके लिए? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए निकालना है, क्योंकि मीडियम ही के चार टाइप होता है, ठीक है। मीडियम में हम लोग जानते हैं कि लेंथ कितना होना चाहिए? लेंथ कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 80 किलोमीटर और लेस देन 200 किलोमीटर। उसी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। किसके लिए? फॉर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए अगर लेंथ 80 किलोमीटर से ज़्यादा है और 200 किलोमीटर से कम है तो उस ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, है ना। उससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि L इंटू एफ का वैल्यू कितना होना चाहिए? L इंटू एफ फॉर मीडियम लाइन, L इंटू एफ ज़्यादा होना चाहिए कितने से? 4000 से, और लेस देन होना चाहिए कितने से? 10,000 से। ये कांस्टेंट वैल्यू है, हर जगह पे कांस्टेंट रहता है ना। जब भी न्यूमेरिकल जब आएगा और आपको बोल देगा कि 500 फ्रीक्वेंसी के लिए लेंथ कितना होना चाहिए किसका? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। L इंटू एफ जो होना चाहिए लेस देन 4000 होना चाहिए, और सॉरी L इंटू एफ ग्रेटर देन 4000 होना चाहिए और लेस देन 10,000 होना चाहिए। किसके लिए? ट्रांसमिशन लाइन। इसके बीच में अगर कोई चीज आ रहा है 4000 से 10,000 के बीच में, अगर L इंटू एफ आ रहा है, इसका मतलब वो कैसा लाइन है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग इसका नेटवर्क देखें, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग R होता है, L होता है, कैपेसिटर भी इसमें कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें लेंथ ज्यादा हो गया है, ठीक है। अब अगर देखिए ये इस R और इस R प्लस इस L को मिला के कहने का मतलब है Z इज इक्वल टू क्या होता है? R प्लस J ओमेगा L। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन दोनों को मिलाकर Z बोल सकते हैं। Z क्या है यहाँ पे? इम्पीडेंस है। Z क्या है यहाँ पे? इम्पीडेंस है। ये R प्लस L का कॉम्बिनेशन को ही तो क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लगा सीरीज में, तो उसका भी ऐड कर देते तो वो भी क्या बनता है? इम्पीडेंस ही बनता है। तो R प्लस L का जो कॉम्बिनेशन उसी को इम्पीडेंस बोल दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर कैसा लगा हुआ है? शंट में लगा हुआ है। तो शंट में लगा हुआ है इसलिए हम लोग इसको वाई लेंगे, मतलब एडमिटेंस लेंगे। क्या लेंगे? एडमिटेंस लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नोड बन रहा है, यहाँ पे एक नोड बन रहा है ना। इस नोड के अक्रॉस अगर हम लोग चाहें, एक्स नोड मान लेते हैं, इस नोड के अक्रॉस अगर केसीएल लगाना चाहें, क्यों?
क्यों हम लोग केसीएल, अच्छा एक बात ध्यान में आता होगा कि हम लोग केसीएल और केवीएल क्यों लगाते हैं। जब भी हम एनालिसिस करते हैं सर्किट को तो हम लोग कभी भी केसीएल लगा लेते हैं, कभी केवीएल लगा लेते हैं। तो ऐसा क्यों लगा लेते हैं? ऐसा इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि हम लोग का दो इक्वेशन है। दो इक्वेशन क्या है? एक तो वी एस इज इक्वल टू क्या है, वी एस इज इक्वल टू ए बी आर प्लस बी आई आर, वी एस इज इक्वल टू ए बी आर प्लस बी आई आर। ये क्या बता रहा है? ये वोल्टेज बता रहा है, जिससे हम लोग को ए पैरामीटर और बी पैरामीटर मिलेगा, है ना। वोल्टेज से हम लोग को क्या मिलेगा? ए पैरामीटर और बी पैरामीटर। जहां वी एस का रिलेशन अगर निकालेंगे तो ए पैरामीटर और बी पैरामीटर हम लोग निकाल सकते हैं। और एक होता है आई एस, आई एस इज इक्वल टू कैसे होता है? सी बी आर प्लस डी आई आर। और यहाँ पे एक आई एस का कंपोनेंट है जहां से सी पैरामीटर और डी पैरामीटर निकलेगा। तो देखो, जब भी हमको करंट के इक्वेशन लिखना होता है तो किसका लिखते हैं? नेटवर्क में केसीएल लगाते हैं। केसीएल से क्या होगा? करंट, किरचॉफ करंट लॉ है। इसका मतलब अगर केसीएल के इक्वेशन निकालेंगे तो ये इक्वेशन हो सकता है आ जाए, और केवीएल निकालेंगे तो वीएस आ जाए। इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं? केसीएल और केवीएल लगाते हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन अगर हम 1 नाम दे दें, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन को हमेशा, इस इक्वेशन को हमेशा याद रखना है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ से लिखा हुआ है तो मेरा सबसे पहला वीडियो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस देखिएगा, तो उसमें हम बताए थे कि ये ऐसा क्यों आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आईएस को अगर देखें, इस नोड पे देखें, इस नोड पे एक्स नोड पे देखेंगे, अगर एक्स नोड पे आईएस जो हो रहा है दो भागों में डिवाइड हो रहा है। दो भागों में डिवाइड होने का मतलब आईसी और आईआर में डिवाइड हो रहा है। तो केसीएल के अकॉर्डिंग टू केसीएल क्या बोलता है? जो करंट है सम होगा किसके? नोड पे जाने वाले करंट के बराबर होगा, ठीक है। तो आई सी इक्वल टू आई सी प्लस आई आर हो जाएगा, है ना। आई सी इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा? आई सी प्लस आई आर हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई एस की जगह पे हमको क्या लाना था? आई एस की जगह पे हमको लाना था सी बी आर प्लस डी आई आर। क्या लाना था? सी बी आर प्लस डी आई आर, ओके। मगर हम लोग को यहाँ पे क्या आ गया? आई एस की जगह पे यहाँ पे तो आई सी आ गया, मगर यहाँ पे आई आर आ गया, ठीक है। ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है कि ये आई आर है और यहाँ पे आई एस है। हमको इसको चेंज करके क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वी आर लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए? सी वी आर चाहिए, मतलब वी आर के टर्म में कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए। मगर यहाँ पे वैल्यू किसके टर्म में है? आईसी के टर्म में है, ठीक है। अभी के लिए इसको ऐसा छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा और बढ़ते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा और, ठीक। इस आईसी को कैसे लिख लेते हैं? आईसी को कैसे लिख सकते हैं? ये आईसी किसके, कौन सा करंट है? ये कैपेसिटिव करंट है क्या? कैपेसिटिव करंट, कैपेसिटर में जाने वाला करंट है ये। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, मान लो ये पैरेलल में किसके साथ लगा हुआ है? सेंडिंग एंड के साथ क्या लगा हुआ है? पैरेलल में लगा हुआ है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा? वीएस हो जाएगा है ना, वीएस हो जाएगा, ठीक है। और इसका एडमिटेंस कितना? एडमिटेंस क्या होता है? 1/z, है ना। y इज इक्वल टू क्या होता है? 1/z, है ना। इंपीडेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? एडमिटेंस। और ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं? v इज इक्वल टू क्या होता है? v इज इक्वल टू आई आर होता है। इसका करंट कितना है? आई और इम्पीडेंस इसका कितना है? आई आर। जो जेड हमको लिखना है, तो जेड का लिखेंगे तो 1/y लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? 1/y, ठीक है। क्या लिखेंगे? वी एस इज इक्वल टू आई सी अपॉन वाई। अच्छा, ये 1/y लिखे हैं। 1/y क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर अगर हमको जेड लिखना रहे, क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर होता है ना, आई इंटू आर, तो आर के जगह पे क्या आएगा? जेड आएगा। और जेड का ही रेसिप्रोकल क्या होता है? वाई होता है। तो वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई सी अपॉन वाई। तो आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी एस इंटू वाई, ठीक है। तो आई सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी एस इंटू वाई। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम लोग कैसा लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं आई एस इज इक्वल टू वी एस वाई प्लस आई आर। इस इक्वेशन को 2 नाम दो। क्या कभी सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? अभी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। यहाँ आई एस है, यहाँ आई एस है, ओके चलेगा। यहाँ वी एस है और यहाँ वी आर, अभी भी नहीं चलेगा, है ना। यहाँ भी क्या आना चाहिए? वी आर है तो यहाँ भी वी आर आना चाहिए, मगर अभी वी एस आया है, ठीक है। यहाँ आई आर है, यहाँ आई आर है, ये तो चलेगा। ये इस चीज को फिर से हमको चेंज करना पड़ेगा। उसके चेंज करने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? वीएस का कुछ ना कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वीएस का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वीएस का वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालेंगे? वोल्टेज के लिए कभी भी क्या करते हैं हम लोग? वोल्टेज के लिए केवीएल लगाते हैं। तो इस लूप में अगर केवीएल लगाओगे तो केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना? वीएस इज इक्वल टू आई आर इंटू जेड। वीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
IR इंटू जेड प्लस VR प्लस ये वाला वोल्टेज, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है प्लस ये वोल्टेज, उसी का सम तो क्या है VS है। तो VS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR इंटू जेड प्लस VR। ओके ठीक है, इसको इक्वेशन क्या नाम देते हैं हम लोग, 1 2 हो गया। ओके ये 1 2 अलग है ना, वो 1 2 अलग है, ठीक है, वो समझने के लिए है। इसको 1 डैश दे दो, 1 डैश 2 डैश, ठीक है। ये 1 है ये 2 है, तो इसको नाम दे देते हैं 3, ठीक। अब इस VS को इसके साथ कंपेयर करो, इस VS वाले के साथ, तो यहाँ IR है, यहाँ भी IR है, चलेगा। यहाँ VR है, यहाँ भी VR है, चलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वेशन हम लोग सही निकाले हैं। तो यहाँ भी VS है, यहाँ भी VS है। इसको अगर इस टर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, VS इज इक्वल टू VR प्लस IR इंटू जेड। तो VR का वैल्यू किसके साथ है, A के साथ, तो यहाँ पे A क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके यहाँ पे B के साथ क्या है, Z, तो B क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे A और B तो निकल गया, A का वैल्यू 1 आया और B का वैल्यू Z आया। अब हम लोग को निकालना है C और D का वैल्यू। C और D का वैल्यू के लिए VS का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो VS का वैल्यू क्या होगा, VS का वैल्यू अभी हम लोग निकालें, VS का वैल्यू ये निकालें। इसको क्या रखना पड़ेगा, इसको पुट करना पड़ेगा इक्वेशन 2 में, इसको पुट करना पड़ेगा इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो IS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VS की जगह पे ये टोटल टर्म आ जाएगा, ये टोटल टर्म ये हो जाएगा IR इंटू जेड प्लस VR इंटू वाई प्लस IR, ठीक। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, खोलते हैं, तो ये हो जाएगा IR YZ प्लस VR Y प्लस IR हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये IR और IR क्या हो जाएगा, कॉमन लेना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, IS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IS इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ये IR है, ये भी IR है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तो हो जाएगा VR इंटू वाई प्लस ये IR को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस YZ, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं फोर्थ, ठीक है, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं फोर्थ। इस फोर्थ इक्वेशन को अब कंपेयर करेंगे 2 स्टार से, 2 स्टार से कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ भी IS है, यहाँ भी IS है, ओके चलेगा। यहाँ VR है, यहाँ भी VR है, चलेगा, ओके ठीक है। यहाँ IR है और यहाँ भी IR है, चलेगा। इसका मतलब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो VR के साथ Y है और VR के साथ C है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Y, ओके। और D के साथ क्या है IR और यहाँ पे 1 प्लस YZ है, तो D का इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस YZ। तो यहाँ से हम लोग क्या पता चला कि फॉर सेंडिंग एंड सी मॉडल, सेंडिंग एंड सी मॉडल के लिए A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू Z, C इज इक्वल टू Y, D इज इक्वल टू 1 प्लस YZ आया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं VS IS किसके बराबर होगा, ओके सॉरी, VS इज इक्वल टू क्या, IS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 Z Y 1 प्लस YZ, ठीक है। इससे पहले जो हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जब निकाले थे तो देखे थे कि इस रिसीविंग एंड सी मॉडल में 1 प्लस YZ यहाँ पे था, ये 1 यहाँ पे था, ये Z यहाँ पे था, ये Y वहां पे था, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, डायगोनली चेंज हो गया है, क्या हो गया, डायगोनली चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग को निकाल लिए VS इज इक्वल टू IS, ये निकल गया ABCD पैरामीटर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग सिमेट्री पता कर सकते हैं और रेसिप्रोकल पता कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन है कि नहीं है। तो सिमेट्री के लिए क्या होता है, सिमेट्रिकल के लिए क्या होता है, तो सिमेट्रिकल के लिए बताइए। तो सिमेट्रिकल के लिए तो हम बताए थे आप लोगों को कि A का वैल्यू D के बराबर होना चाहिए। A का वैल्यू A इज इक्वल टू D है क्या, A इज इक्वल टू D होगा तो सिमेट्रिकल होगा। तो A 1 है यहाँ पे और D कितना है 1 प्लस YZ, इसका मतलब बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो नॉट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिकल। दिखने में भी सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि इधर एक कैपेसिटेंस है, इधर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस है, कहां से सिमेट्रिकल है, कहीं से सिमेट्रिकल नहीं है। और रेसिप्रोकल के लिए क्या करेंगे, AD माइनस, ये भी याद रखना है, AD माइनस BC इज इक्वल टू 1, ये दोनों याद रखना है ना, A इज इक्वल टू D होना चाहिए और AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 करके देखो, AD माइनस BC, तो 1 इंटू 1 प्लस YZ इज इक्वल टू 1 प्लस YZ, फिर माइनस BC YZ, ये कर गया, इसका मतलब 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये रेसिप्रोकल है ना, इसका मतलब क्या है, ये रेसिप्रोकल है।
यहाँ से आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, उसका वोल्टेज रेगुलेशन देखने की कोशिश करते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन का हम क्या बताए थे, है ना, वोल्टेज रेगुलेशन का क्या बताए थे, इसको यहाँ रखिए। वोल्टेज रेगुलेशन का परसेंटेज होता है VS अपॉन A, ठीक है, माइनस VR अपॉन VR इंटू 100। तो यहाँ पे VS तो VS है, ठीक है। A का वैल्यू कितना है, यहाँ पे A का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस VR अपॉन VR इंटू 100। ये किसके जैसा आ गया, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के जैसा आ गया। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यही आया था ना। तो सेंडिंग इन सी मॉडल और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन सेम होता है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, फेरेंटी इफेक्ट। तो फेरेंटी इफेक्ट के लिए क्या बताए थे, नो लोड वोल्टेज क्या होता है, नो लोड वोल्टेज होता है VS अपॉन A। नो लोड वोल्टेज क्या होता है, ये कहाँ से आया, ये चीज कहाँ से आया, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि नो लोड इज इक्वल टू VS अपॉन A कहाँ से आता है। तो आप अगर समझ में नहीं आया तो इसके प्रीवियस वीडियो मतलब कि रिसीविंग इन सी मॉडल में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। V नो लोड क्या के बराबर क्या हो जाएगा, तो V नो लोड यहाँ पे VS के बराबर है, VS के बराबर है, क्योंकि A का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ से क्या पता चला कि नो लोड वोल्टेज मतलब नो, जब लोड नहीं लगा हुआ है तब का वोल्टेज लोड साइड में और सेंडिंग एंड का वोल्टेज बराबर है। इसका मतलब नो फेरेंटी इफेक्ट। जब ज्यादा होता तो क्या होता, फेरेंटी इफेक्ट होता, अभी बराबर है इसलिए नो फेरेंटी इफेक्ट, है ना, नो फेरेंटी इफेक्ट। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग सर्किट का एनालिसिस करके ABCD पैरामीटर निकालते हैं, उसका रेसिप्रोकल देखते हैं, सिमेट्रिकल देखते हैं और फेरेंटी इफेक्ट के बारे में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। थैंक यू।